हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एस्टेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में हमारी ये 6th यूनिट है। इससे पहले हम 5 यूनिट कर चुके हैं जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर लाइव है। एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस एक यूनिट के कवर करना इम्पॉसिबल हो रहा था क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही थी और मैं चाह रही थी कि वीडियो बस 1 घंटे तक रहे मैक्सिमम। इसलिए मैंने उनको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप पीजीटी फिजिक्स का एस्टेट के लिए अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा क्योंकि यही कंसेप्ट बार बार एस्टेट पेपर में यूज हो रहे हैं। आप इन्हें दूसरे स्टेट के लिए भी देख सकते हैं, उनमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। स्टेट के क्वेश्चंस इतने इजी नहीं है। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस करते हैं तो दूसरे स्टेट के लिए अपना एक क्राइटेरिया अपर लेवल का फिक्स कर लेते हैं। ओके, या तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्रेविटेशन को। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जितना हो उसके शेयर कीजिए। ओके, ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास हर कंसेप्ट में 2 वेलोसिटीज यूज हो रही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक होती है एस्केप वेलोसिटी। तो मैं आपको जरा सा इनको रिवाइज करवा देती हूँ। तो अगर हमारे पास जो बॉडी है वो किसी, जैसे कि सन है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, कोई भी एस्ट्रॉयड आता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे इनके तरफ घूमती है तो उस एक्सिस, एक पार्टिकुलर एक्सिस में रहने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है वो उन्हें, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। और जो ये होता है एक्सिस, एक्सिस कह रही हूँ, जो पाथ होता है वो इसका स्टेबल होता है, ठीक है। ये एक स्टेबल पाथ होता है, ठीक है। हर हर पाथ पे वो रिवॉल्व नहीं कर सकती है, उनका एक खुद का स्टेबल पाथ होता है। तो जो वेलोसिटी स्टेबल पाथ में रिवॉल्व करने के लिए चाहिए होती है वो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है ये हमारे पास कैसी होती है, मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब मिनिमम स्पीड होती है इसकी, ठीक है। एक मिनिमम वैल्यू कैरी करती है कि ऑब्जेक्ट एक स्टेबल उसमें पाथ पे मूव कर सके, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट जो ये होता है, इस पाथ, आई मीन टू से पाथ मीन ऑर्बिट, ये वर्ड याद नहीं आ रहा था, तो ये स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर सके। इस ऑर्बिट में मूव करने के लिए जो हमें वेलोसिटी चाहिए होती है वो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। अगर हमारे एक प्रॉपर ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं होगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या तो सरफेस की तरफ गिर जाएगा या ये ऑब्जेक्ट फ्लाई ऑफ कर जाएगा स्पेस के अंदर या सरफेस पे गिर जाएगा, ठीक है। आया इतना समझ में। फिर हमारे पास एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। अब एस्केप वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होती है, मिनिमम वैल्यू कैरी करती है, ये भी मिनिमम स्पीड है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बॉडीज, जो सेलेस्टियल बॉडीज है, उन पे जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ के अर्थ सरफेस के बाहर मूव कर, मतलब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर मूव करने लगती है। तो जो मिनिमम स्पीड, जिसके कारण बॉडी क्या होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ देती है, ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ते हुए बाहर स्पेस में मूव करने लगती है, वो हमारी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। So is the minimum speed a non-propelled object। अगर हमारे पास वेलोसिटी थोड़ी सी भी एस्केप वेलोसिटी से कम हुई ना तो हमारी बॉडी क्या करेगी वो ग्रेविटेशनल पुल के अंदर ही रह जाएगी, वो उसके बाहर जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। इज ए नॉन प्रोपेल्ड ऑब्जेक्ट मस्ट रीच टू completely break free from gravitational pull of celestial bodies, ठीक है, and travel far infinity in the space। और जो भी बॉडी इस पुल से, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाती है वो कभी वापस नहीं आती, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी से अगर हमने कोई बॉडी भेज दी है तो वो बॉडी वापस नहीं आएगी, ठीक है।
आगे समझ में? तो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो तो मिनिमम वेलोसिटी होती है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को ऑर्बिटल के और इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करवाने के लिए, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी होती है वो मिनिमम वेलोसिटी होती है ताकि कोई बॉडी है वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए, ठीक है, और वो वापस ना आए। आई होप आपको ये दोनों समझ आई होंगी। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है एस्टेट 2016 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है टू बॉडीज आर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस इन द रेशियो 4:1। द रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटिंग स्पीड इज। हमें क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो बताना है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो बताना है, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमारे पास होती है ना, म्यू ऑर्बिटल, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास √G_m_e/r, ठीक है। G_m_e/r। और जो हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास √2G_m_e/r, ठीक है। मैं यहाँ पे स्मॉल r ले रही हूँ दोनों की, ठीक है। तो अगर हम कहीं भी क्या करते हैं कि अगर हम जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और एस्केप वेलोसिटी है, अगर इनका रिलेशन देखें तो अगर हम एट सेम डिस्टेंस पे देखते हैं फ्रॉम सेंटर, तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो √2 टाइम होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी के, ठीक है। सेम डिस्टेंस के लिए होता है ये। और जो हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, ये हमें प्रोवाइड करती है एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो ग्रेविटी किस लिए प्रोवाइड करती है और ये एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी, ताकि ग्रेविटी और स्टेबल सर्कुलर पाथ जो हमारा है और ग्रेविटी है इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना सके। और जो एस्केप वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करती है वो करती है टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ताकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़कर इजीली, ठीक है, मतलब हम ग्रेविटेशनल पुल को तोड़कर बाहर जा सके उसके एरिया से। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जी और हमारे पास एम ई है, ये कांस्टेंट है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई मास ऑफ द अर्थ का है। तो हमारे पास टू बॉडी है, ठीक है, टू बॉडी है ना हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें तो वी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1/r है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो V1/V2, ठीक है, ये होगा R2/R1, इसके इक्वल होगा। अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के कांस्टेंट का साइन लगाते हैं, वो करते हैं, तो मैं यहाँ सीधा ही लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल होगा तो V1/V2 किसके इक्वल होगा, R2/R1, ठीक है। और R2/R1 का रेशियो नहीं है हमारे पास, R1 और R2 का रेशियो दे रखा है, तो मैं उसी हिसाब से इसको अरेंज कर लेती हूँ। तो V2/V1 इज इक्वल टू R1/R2, ठीक है, ये है 4:1 में। तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू 4 इंटू V1। तो V2 की वैल्यू आ गई 4, कैसे आ गया हमारे पास, हाँ, तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2V1, ठीक है। तो V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2V1। तो हमारे पास पूछा गया है कि V1/V2 का रेशियो कितना होगा। तो V1/V2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1/2। इसमें हमसे कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। ये हमारे पास जो V है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की, जिसका रेडियस है हमारे पास r। तो हमारे पास इन्होंने क्या दे रखी है, 2 सैटेलाइट दे रखी है। तो अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है तो फर्स्ट सैटेलाइट के लिए भी करेगा, सेकंड सैटेलाइट के लिए भी करेगा।
और इन लोगों ने रेडियस हमें गिवन दे रखा है रेशो का, तो हमने इसमें इसकी वैल्यूज पुट करी और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बस आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, GME/r। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ए रॉकेट फायर्ड विद ए स्पीड इक्वल टू 50% ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज। हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करता है रॉकेट फायर्ड विद ए स्पीड इक्वल टू 50% ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। जो हमारी एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है उसका 50% स्पीड से अगर हम रॉकेट को फायर करते हैं अर्थ सरफेस पे, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास रॉकेट है, हम इसको फायर करते हैं 50% एस्केप वेलोसिटी से, तो ये कितनी हाइट अटेन करता है ये हमें बताना है। तो हमें पता है जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है √2 GME/r। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और जो क्वेश्चन में जो हमें प्रोजेक्शन स्पीड दी हुई है इनिशियल, मतलब इनिशियल है ये हमारे पास, ठीक है, तो जो हमारे पास इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड दी हुई है वो हमारे पास किसके इक्वल है, v। वो है, मतलब हमने रॉकेट को किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, 50% ऑफ v। ठीक है, तो 50% क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। 50% का मतलब तो हाफ ही होता है, तो जो GME/r। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हुई अंदर जाता है तो हमारे पास आ जाता है √GME, 2 जब 4 जाएगा तो अपॉन 2r। इससे हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। अब मैं क्या करती हूँ, अब देखो जो हम यहाँ पे पोटेंशियल, हम देखते हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेते हैं, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो हम मानते हैं इंफिनिटी पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी हम उसको जीरो लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जब भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। और जैसे कि अब जितना ऊपर, एक और चीज है कि जैसे हमारे पास आर जितना ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है, जितना रॉकेट ऊपर जाएगा उतना हमारा आर इंक्रीज होगा। अगर आर इंक्रीज होगा तो हाइट इंक्रीज होगी, और हाइट इंक्रीज होगी तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आ गया इतना समझ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, बिटवीन अर्थ सरफेस, बिटवीन अर्थ सरफेस एंड मैक्सिमम हाइट। उसने कहा ना वो मैक्सिमम हाइट पे गया है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ सरफेस है, मान लो ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, रॉकेट यहाँ तक गया है। ठीक है, तो हम यहाँ दोनों जगह पर क्या लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे ई आई इनिशियल मानते हैं, यहाँ पे ई एफ फाइनल मानते हैं, तो ई आई इक्वल टू ई एफ के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो अगर मेरा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, और मेरा मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है तो मेरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगा, वहां पे जाने के बाद वो बैक आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फिर हम अगर अर्थ सरफेस पे हैं, उसके रेडियस पे हैं, तो वहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -GMM/r। इतना आ गया समझ में। और हम हाइट पे चले गए, मैक्सिमम हाइट मैंने मान ली क्या है हमारे पास h है, मैक्सिमम हाइट क्या है h। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी GMM/r+h। r मैंने स्मॉल लिया है तो r+h। ठीक है, क्योंकि हमने ये काइनेटिक एनर्जी 0 ली है क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वहां से फॉल बैक करेगा, तो वो 1 सेकंड के लिए रेस्ट में आएगा, और मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी 0 ही लेते हैं हम। ठीक है, आ गई आपको समझ में। चलो अब इन वैल्यू को लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इनर्शियल, काइनेटिक एनर्जी इनर्शियल इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये हमारे पास जीरो है और ये माइनस साइन है, तो माइनस जी एम एम अपॉन। आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखना तो आता होगा। काइनेटिक एनर्जी सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी जिस भी रेफरेंस से हम जितनी हाइट ले रहे हैं, तो हम यहाँ सरफेस से ले रहे हैं, तो ये आर है और ये एच हाइट अब हो गया है, तो आर प्लस एच जो मैक्सिमम हाइट उसने सरफेस से अटेन की है। ओके ठीक है, आया होगा ना इतना समझ। चलो अब आगे करते हैं। वी वी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, वी आया था हमारे पास, हाँ गया, वी था हमारे पास हाफ अंडर रूट 2 GME अपॉन आर। अगर अब वी स्क्वेयर के लिए काइनेटिक एनर्जी में वी स्क्वेयर चाहिए, तो 1/4 इंटू 2 GME अपॉन आर, तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू GME अपॉन 2R। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये m जो है ये m और me क्या है, सेम है। मैंने ऊपर me ले लिया था, ये m इज इक्वल टू me है, दोनों मास ऑफ द अर्थ है। या मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे me ले लेती हूँ, me me me। ठीक है me मास हमारा रोक उसका अर्थ का है और m हमारा रॉकेट का मास है। ठीक है, m ठीक है, आ गया इतना समझ। ठीक है, तो चलो अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। v की वैल्यू रख देते हैं हम। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते हैं v की, तो हाफ m, v क्या है हमारे पास, v स्क्वेयर ही है ना सीधा, तो GME अपॉन 2R माइनस GME अपॉन R इज इक्वल टू, ये तो मैंने माइनस साइन ले लिया था, गलती से लगा दिया, इंटू R प्लस एच। ये वाला साइन है ना, ये गलती से लग गया था क्योंकि बाहर ले लिया था ना मैंने माइनस साइन। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये ऊपर देखो जी, ऊपर अगर हम देखते हैं तो एम जी एम ई ये सब में कॉमन है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक साथ ही हटा देते हैं, तो 1/4R माइनस 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस एच। आ गया इतना समझ में। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये माइनस आए 4 आएगा तो 1 आएगा, -3/4R इज इक्वल टू 1/R प्लस एच। तो 4R इज इक्वल टू -3R माइनस 3H। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं ठीक है, अरे इसका यहाँ पे ये नेगेटिव तो आएगा यार, ये इसके नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा तो सारा पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये इधर आके R आ जाएगा इज इक्वल टू 3H है, तो यहाँ पे हमारे पास H की वैल्यू आ गई R/3। यही हमें निकालना था। ठीक है, बस हमें दोनों जगह उसका फॉर्मूला लगाना है एस्के वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला लगाना है। तो जिस इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड लेंगे हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में, तो इसका यूज करते हुए हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में पुट करना है। ठीक है, अब चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में जो हमसे पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है, ये टू प्लेनेट्स हैव द सेम मास m। दो प्लेनेट है, उनका मास क्या है, सेम m है। ईच प्लेनेट हैज ए कांस्टेंट डेंसिटी। हर प्लेनेट की अपनी खुद की कांस्टेंट डेंसिटी है, बट द डेंसिटी ऑफ प्लेनेट 2 इज ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ प्लेनेट 1। तो डेंसिटी जो 2 की है वो ट्वाइस है 1 से, एक ये गिवन है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आइडेंटिकल है, m है। ठीक है, what is the relationship of the gravitational potential energy u1 on planet 1 and u2 on planet 2। यहाँ पे हमें जो प्लेनेट दे रखा है वो दोनों सेम दे रखे हैं, मास m है। जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उन मास ऑफ प्लेनेट आइडेंटिकल है, तो बोथ का हमारे पास मास क्या है, m। मास ऑफ ऑब्जेक्ट है दोनों के, वो भी क्या है, m। आ गया इतनी समझ। अब इसने हमें डेंसिटी दे रखी है कि ρ2 क्या है हमारे पास,
2 रो 1 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी किसकी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं मास निकालती हूँ तो वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, उसका मास क्या है, हमारे पास m है, रेडियस क्या है, उसका r है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो हमें मास का पता लग गया है। तो मैं मास लिख देती हूँ प्लेनेट का, दोनों प्लेनेट का मास सेम ही आएगा, नहीं सेम तो नहीं आएगा, डेंसिटी डेंसिटी है दोनों की अलग अलग है, तो मास हमें इक्वल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और डेंसिटी का हमें रिलेशन दे रखा है। तो मास कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। उसने मास सेम दे रखा है, ठीक है, r सेम दे रखा है, तो यहाँ डेंसिटी का रिलेशन आ जाएगा r के साथ। एक मिनट रुको, r शायद सेम नहीं दे रखा, मैं गलत पड़ गई। टू प्लेनेट है सेम है, इज ए कांस्टेंट डेंसिटी, हमारा r सेम नहीं दे रखा है, ठीक है, आर हमारा डिफरेंट ही आएगा। तो अगर एक जनरल हम निकालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, मास के लिए आ जाएगा, ठीक है। मैं मास का एक जर्मन फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, मास हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारे पास रो और आर का रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं इन कांस्टेंट को अगर नेग्लेक्ट करती हूँ तो हमारे पास रो और आर का रिलेशन आएगा, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू 1/r³ हो गया, ये हमारे पास आया है। और अगर मैं आर और रो का लिखूं तो r³ इज इक्वल टू 1/रो, तो r इज इक्वल टू 1/रो की 1/3। जैसे मुझसे मिस्टेक हो गई थी ना, मैंने r को सेम समझ लिया था, ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे मास सेम गिवन है, m सेम गिवन है, ठीक है, ओके। और डेंसिटी हमारी ट्वाइस है सेकंड वाले की, हमें पता है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किससे आएगी, r से, यानी आखिर में हाइट से, डिस्टेंस से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ r1/r2 इज इक्वल टू रो 2/रो 1 की 1/3। ये हमारे पास 2 रो 1 दे रखा है, अपॉन रो 1 इसकी 1/3, तो 2 की हमारे पास 1/3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, 2 की 1/3 इंटू r2, ठीक है। आ गया इतना समझ में। यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट के मास आइडेंटिकल हैं, और दोनों ये प्लेनेट के मास आइडेंटिकल है और ऑब्जेक्ट के मास आइडेंटिकल है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, -Gmm/r, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट प्लेनेट के लिए r1 लिखूँ तो un होगा -Gmm/r1, और अगर मैं u2 के लिए लिखूँ तो वो होगा -Gmm, क्योंकि मास आइडेंटिकल है, अपॉन r2। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करती हूँ तो μ1/μ2 इज इक्वल टू, ये Gmm और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा r2/r1। अरे ये r2 के लिख दिया, ये हमारे पास आएगा r2/r1, ठीक है। आ गया इतना समझ में। और हमारे पास हाँ, r2/r1 किसके इक्वल होगा, अगर मैं इस रिलेशन से निकालूं, इससे अगर मैं निकालूं तो r2/r1 हमारे पास होगा 1/2 की 1/3, ठीक है। आ गया इतने समझ में। तो ये 1/2 की 1/3, तो μ1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया है, 2 की -1/3 इंटू μ2, ठीक है। सॉरी। अब आप एक चीज देखना, अब मुझे इसकी वैल्यू μ-1 μ2 की -1/3 की वैल्यू निकालने से पहले मुझे ऑप्शंस देखने होंगे। तो 2 की -1/3 की 2 नहीं हो सकती है, 8 भी नहीं हो सकती है, 1 भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब अब मैं इसकी वैल्यू तो कहाँ से एकदम से एग्जाम टाइम में कैलकुलेट करूंगी, तो मुझे इसी मेथड से जाना होगा और फोर्थ को टिक करना होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या पूछा है, μ1 से μ2 का रेशो पूछा है, जो कि हमने ठीक निकाला है, ठीक है। ये परेशान मत होना इसका आंसर कहाँ से लाएं, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना, आपको हमेशा क्वेश्चंस में आंसर मिल जाए, मतलब जो ऑप्शंस होते हैं ना, वहां से आप अपना आंसर इजीली सिलेक्ट कर पाओगे, ओके। चलो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि ए स्मॉल एस्ट्रॉयड ऑफ ऑर्बिटिंग इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन,
एक एस्ट्रॉइड है वो ऑर्बिटिंग कर रहा है सन के अराउंड, ये हमारा सन है, ये एस्ट्रॉइड है, ठीक है। रेडियस आर नोट, उसका रेडियस आर नोट है विद स्पीड वी नोट, ठीक है। आर नोट स्पीड से वी नोट स्पीड के आर नोट रेडियस पे वी नोट स्पीड के साथ कर रहा है। ए रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एस्ट्रॉइड विद द स्पीड इज वेयर वी इज द सरफेस रिलेटेड टू द सरफेस, वी हमारी स्पीड है रिलेटेड टू द सरफेस, रिलेटेड टू द सन, सॉरी। द हाई, एक सेकेंड रुकना। तो a rocket is launched from the surface of asteroid with the speed इतनी, where v is the speed relative to the sun. The highest value of alpha which the rocket would remain bound to the solar system is, अब ये कह रहा है हमें सोलर सिस्टम में बाउंड करके रखना है रॉकेट का, ऐसा नहीं है वो इधर उधर चला गया है, फाइनली भी वो बाउंड है सिस्टम से, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है हमारे पास कि जो हमारे पास एक स्मॉल एस्ट्रॉयड है वो ऑर्बिटिंग कर रहा है सन के अराउंड, ये हमारा सन है वो इसमें कर रहा है, तो इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर नोड है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो इसकी वी नोड है, ठीक है। इतना समझ आ गया। फिर क्या कह रहा है, हमने एक सरफेस हमने एक रॉकेट को लॉन्च किया सरफेस ऑफ एस्ट्रॉयड से, मान लो ये क्या हमारे पास, एक मिनट ये हमारे पास सन, ये क्या है एस्ट्रॉयड यहाँ पे मूव कर रहा है, इसका जो रेडियस है हमें आर नोड गिवन है, और जो इसकी वेलोसिटी है, जो इस जो इसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास वी नोड है, ठीक है। ये एस्ट्रॉयड का सरफेस है, इससे हमने क्या किया है, एक रॉकेट को लॉन्च किया है, इससे हमने क्या कर दिया है, एक रॉकेट को लॉन्च किया है, और इसकी स्पीड क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू अल्फा वी नोट, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और v क्या स्पीड है, रिलेटिव है सन से, ठीक है। ये इस v से स्पीड, जो v स्पीड से मूव कर रहा है वो किससे रिलेटिव है, सन से, ठीक है। द हाईएस्ट वैल्यू, हमें बताना है v की क्या हाईएस्ट वैल्यू है कि ये सिस्टम यहाँ पे बाउंड रहे, ये रॉकेट है ना, ये यहाँ सोलर सिस्टम में बाउंड रहे, ऐसा नहीं है कि बाहर दूर कहीं स्पेस में चला जाए, ठीक है। आ गया होगा आपको इतना समझ, ठीक है। चलो अब हम करते हैं सोल्व इसको। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड, तो यहाँ पे अगर हम इसकी पेन ले लेते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm s अपॉन आर नोड, ठीक है। यहाँ पे एम एस क्या है, एम एस मतलब मास है वो सन का है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब यहाँ से आपने एक चीज देखी होगी, ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, इसको इस ऑर्बिट में मूव कराने के लिए चाहिए, ठीक है, और ये किसकी है, एस्ट्रॉइड की है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब ये कह रहा है कि रॉकेट है वो विल रिमेन्स बाउंड टू सिस्टम, बाउंड टू सोलर सिस्टम, तो इसका कहने का मतलब है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी रिलेटिव टू सन must be less than or equal to 0। यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट सबसे ज्यादा है कि अगर वो रॉकेट है वो रिमेन बाउंड कर रहा है सोलर सिस्टम में, तो जो उसकी सोल मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी होगी सन के रिलेटिव, वो हमेशा लेस देन और इज इक्वल टू क्या होगी, 0, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन पॉजिटिव, या तो 0 हो सकती है या लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि हमारे पास स्टेबल ऑर्बिट होगा, स्टेबल ऑर्बिट में हम क्या लेते हैं, मिनिमम एनर्जी लेते हैं, ओके।
तभी तो वो यहीं बाउंड कर पाएगा। किसी भी सिस्टम को बाउंड स्टेबिलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो मिनिमम चाहिए होती है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पे जो हमारे पास ई टोटल है वो लेस देन इज इक्वल टू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, ई टोटल में हमारे पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उसकी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, इस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना वो ये रहा, देखो सरफेस, स्पीड वी, यहाँ देखो स्पीड वी, वी इज द स्पीड रिलेटिव टू द सन रॉकेट की। ठीक है, तो यही इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है नेगेटिव लेते हैं हम, तो माइनस जी एम है इस, ठीक है, इंटू एम अपॉन आर नोड इज लेस देन 0। इतना आ गया आप लोगों की समझ में? ठीक है, लेस देन और इज इक्वल टू 0। चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं। एम तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वेयर बाई 2 माइनस जी एम एस अपॉन आर नोट इज लेस देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास हमने वैल्यू निकाली थी, वी नोट की वैल्यू क्या है हमारे पास ये। अगर मैं यहाँ से वी नोट स्क्वेयर निकालूं तो हमारे पास आ जाएगा जी एम एस अपॉन आर नोट। तो इस जी एम एस अपॉन आर नोट के अंदर मैं ये वी नोट स्क्वेयर की वैल्यू रख रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, वी नोट स्क्वेयर। तो वी स्क्वेयर बाय 2 माइनस वी नोट स्क्वेयर इज लेस देन इज इक्वल टू 0। इतना समझ आया होगा? ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। तो वी स्क्वेयर बाई 2 इज लेस देन इज इक्वल टू वी नोट स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, कोई बताएगा? ये इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस वी नोट स्क्वेयर करना पड़ेगा और इधर प्लस वी नोट स्क्वेयर करना पड़ेगा। और जब भी हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कोई इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे समझ में? वी नोट स्क्वेयर इतना आया, तो अब ये 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ 2 से, तो वी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, लेस देन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वी नोट। ये हमारे पास क्या है, अल्फा। अल्फा क्या हो गया, अंडर रूट 2 वी नोट। क्या हमारे पास क्वेश्चन में आंसर है? यस, फर्स्ट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चंस में हमसे बस क्या पूछा गया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन चीजों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाद में मैं आप लोगों को एक इसके लिए ठीक है, इसके लिए एक अलग से सीरीज बना के दे दूंगी, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किधर है। ठीक है, मतलब किस टॉपिक से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक सेकेंड रुकना। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। ये पूछा गया एस्टेट 2020 में। तो यह है क्वेश्चन 5। ठीक है, इसमें ये हमें क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज गिवन बाय ये। इसमें लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। तो एक हमारे पास डेंसिटी है सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, वो है किससे गिवन है, ये, और ये है रो इज इक्वल टू रो नोट ए बाय आर। ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इतना समझ में। वेयर रो नोट is density at the surface and r denotes the distance from the center। इसने क्या कहा, ये हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इसका रेडियस हमें क्या गिवन है, ए गिवन है। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है जो वेरी कर रही है आर के साथ, वो हमें गिवन है ये। आगे इतना समझ में। और जो रो नोट डेंसिटी है वो कहाँ पे है, एट सरफेस। ये कहाँ पे हमारे पास, सरफेस। ठीक है, आर है वो डिनोट कर रहा है हमारे पास डिस्टेंस को सेंटर से। वो हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को सेंटर से डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक मिनट रुको। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर एट ए डिस्टेंस 2a।
हमारा एट ए डिस्टेंस हम ये ले लेते हैं 2a। 2a पे हमें क्या बतानी है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है स्पीयर की वजह से फ्रॉम द सेंटर से। ठीक है, चलो भाई अब हम चढ़ते हैं। कितना इजी पूछा गया। इसको टैकल करने का क्या तरीका है कि हम बीच में एक स्मॉल ये लेंगे। ठीक है, हमने इसका जो हम क्या करेंगे कि हम इसको r डिस्टेंस पे ले रहे हैं और एक लाइन और मतलब इस ऐसे काटेंगे इसको गोल, और इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी हमारे पास dx। इतना आ गया समझ में। ठीक है, हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है तो इसमें से हम ये एक डिस्क को काट लेंगे और इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, जो ये सॉरी, इसका जो वॉल्यूम, एक सेकेंड एक गलती और हो गई। ये ना आर एक्स पढ़ते पढ़ते हमें यूं नहीं पता लगता है कहाँ हमने आर लिख दिया कहाँ एक्स। ये हमने आर लिया है तो इसकी स्मॉल विड्थ होगी हमारे पास डी आर। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम वॉल्यूम लिखते हैं। जो ये गोल गोल छोटा सा सर्कल है, डिस्क है, जो ये हमारी डिस्क है, इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, स्मॉल डिस्क का वॉल्यूम स्मॉल डी वी, ये होगा हमारे पास 4r πr² इंटू डी आर। इतना आ गया समझ में। अब इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं स्मॉल डी एम की। तो स्मॉल डी एम हमारे पास किसके इक्वल होगा, रो डी वी। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया। ठीक है, एक हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी होती है, एक हमारे पास सरफेस होती है, एक हमारे पास वॉल्यूम होती है। लीनियर को यूजुअली हम लेंथ के लिए लेते हैं, सरफेस को हम एरिया के लिए लेते हैं, वॉल्यूम हमारा 3 डायमेंशन होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी का। आ गया इतना समझ। तो डीएम की अगर मैं वैल्यू निकालू तो रो कितना है हमारे पास, रो नोड a/r। ठीक है, इंटू 4πr²dr। इसकी इसने ये वैल्यू दे दी तो डीएम हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 4π रो नोड आर डी आर। 4π रो नोड a/r। हाँ ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब डीएम है, अगर मैं डीएम को कंप्लीट इंटीग्रेट करूंगी, स्मॉल एम है ये, तो ये हमारे पास कैपिटल एम के इक्वल आ जाएगा टोटल मास। और तो कैपिटल एम हमारे पास क्या है, टोटल मास। वो कहाँ से कहाँ आएगा, अगर मैं, क्योंकि मास हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, सॉलिड स्फीयर है तो इसका रेडियस क्या है ए, तो ये पूरा ए रेडियस तक वेरी कर रहा है, मतलब जाएगा हमारा। मेरा कहने का मतलब है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे मास को 0 से a तक। क्यों, क्योंकि हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस a है, तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो a तक ही है, सेंटर से बाहर नहीं है। ठीक है, इतना आ गया है समझ में। तो r=0 से r=a, और dm की हमारी वैल्यू क्या थी, 4π a रो नोट r dr। चलो इसको तो कैलकुलेट करेंगे तो एम टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, 4π a रो नोट r²/2 आ जाएगा इंटू 0 से a। ठीक है, आया इतना समझ में। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आएगा 4π a रो नोट इंटू a²/2। आगे समझ में। 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2×2 = 4π a³ रो नोट। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एम टोटल। अब हमने क्या किया है, सोलर स्फीयर का हमने मास निकाल दिया है। और अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होता है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, मान लो हम इसको ई से लिखते हैं, और हमें ये कहाँ पे निकालना है, ये हमें कहाँ पे निकालना है, 2a पे निकालना है हमें। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमें कहाँ पे निकालना है, एट 2a पे निकालना है, 0 से 2a तक निकालना है। ठीक है, चलो तो इसका क्या होगा, जी इंटू मास टोटल। अब बाहर कोई मास नहीं है तो टोटल मास जो स्फीयर का है वही हमारे पास आएगा, वो हमने निकाल लिया है, अपॉन में r²। यहाँ पे हमारे पास r कहाँ ले रहे हैं हम, 2a तक निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, क्योंकि हमारा r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 2a, तो ये हमारे पास 2a का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो वैल्यू रखते हैं, g इंटू एम टोटल क्या है, 2π रो नोट अपॉन में 4a²। ठीक है, अब अगर हम इसको करते हैं तो 2 से 2 जाएगा, तो पाए जी नीचे 2 जाएगा,
ए बचेगा इनटू रो नोड। ये हमारे पास आंसर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अपॉन में 2 यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर है। इसमें हमने क्या किया मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इन्होंने हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर दे रखा था, ठीक है। उसने कहा कि इसका मास तो हमारे पास है, पर इसका रेडियस क्या है, ए। फिर क्या कह रहा है कि जो इसकी डेंसिटी है रो नोड ए बाई आर है, तो ये क्या कर रहा है, आर के साथ वेरी कर रहा है। तो आर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 2a, क्योंकि हमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो 2a पे निकालना है, तो हम इसको 2a तक लेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका टोटल मास निकालेंगे कितना है स्फीयर का। मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक इसमें एलिमेंट को एज्यूम करेंगे। इस एलिमेंट के ब्रेड्थ होगी हमारे पास dr, और इसका रेडियस होगा r, ठीक है। इससे हम इसका मास निकाल लेंगे, और मास आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में रख के उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा गया है हमसे 2021 में। इसमें क्या कह रहा है वो कि ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r is surrounded by symmetrically by a uniform spherical shell of equal mass and radius 2a। ये क्या कह रहा है, हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है। ये तो पता नहीं ओवल ही बन गया है ना। ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास क्या है, स्फीयर, ठीक है। इसका मास क्या है हमारे पास, m। इसके बाद हमने एक स्पेरिकल शेल रखी है, ठीक है। इसका मास भी क्या है, m, ठीक है। इसका मास भी क्या है, m, इसका मास भी क्या है, m। ये जो है हमारी वो क्या है, a रेडियस पे है, और ये हमारी क्या है, स्पेरिकल शेल है, वो 2a रेडियस पे है। इतना आया आपको समझ में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस 3/2, ग्रेविटेशनल फील्ड 3/2, 3/2 होगा हमारे पास 1.5a। 1.5a कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। 1.5a पे निकालना है, वो हमारा इस पॉइंट पे लाई करेगा, तो हम इधर निकालेंगे 1.5a, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्फीयर की वजह से, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, gm/r², स्फीयर की वजह से होता है जो, ठीक है। इतना आ गया है आप लोगों को समझ में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं दोनों की वजह से कि कैसे क्या हो रहा है। ये तो आपको समझ आ गया होगा ना कि ये हमारे पास स्फीयर है, ये हमारे पास शेल है, शेल है वो 2a डिस्टेंस पे, और स्फीयर है वो हमारे पास a रेडियस पे है, और जो शेल का है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्पेरिकल शेल है ना, ये हमारे पास यूनिफॉर्म है, इसका मास भी हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, शेल का हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर हम इस शेल के किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे देखें, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, 0। तो 1.5a पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि ये शेल है 1.5a पे हमारे पास क्या हो गया, 0। इतना आ गया। अब निकालते हैं ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होगा, क्योंकि इस 1.5 पे इस वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को एड अप करके ही लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम निकालते हैं सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर है, द 4 पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। अगर कोई भी पॉइंट है जो आउटसाइड है सॉलिड स्फीयर पे, तो जो हम क्या करते हैं, जो हम ये मानते हैं कि जो हमारा एंटायर मास है ना वो कंसंट्रेट है सेंटर पे। तो जो हमारा एंटायर मास क्या होता है, वो कहाँ होता है, कंसंट्रेटेड होता है सेंटर पे। द 4 पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, वी assume that the entire mass to be concentrated at center। इतना आ गया समझ में। सेल की वजह से तो हमारा इस पॉइंट पे 0 आ गया है,
और यहाँ पे हमने मास को क्या कंसंट्रेट कर लिया है, सेंटर पे कर लिया है। तो अब मैं क्या लगाती हूँ, अपना फॉर्मूला लगाती हूँ। तो ई स्फीयर का हमारे पास मैंने आपको फॉर्मूला बताया किसके इक्वल होता है, gm/r²। यहाँ पे r हमारे पास क्या है, 1.5 है, 3/2 है, 3/2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पुट करती हूँ ए स्फीयर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, gm/3/2 ए का स्क्वेयर। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये ऊपर जाएगा, 2 × 2 = 4 gm/2 × 4m 2 × 4m। एक सेकेंड, 2 × 4 ऊपर चला जाएगा, 3 × 3 = 9 a² नीचे आ जाएगा। ये हमारा स्फीयर की वजह से आ गया। तो अब हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्फीयर हमारे पास कैसे आएगा, देखो एक मिनट देखना ये ऑप्शन में है भी या नहीं है। ठीक है, तो शेल की वजह से हमारे पास 0 था और स्फीयर की वजह से हमारे पास gm/9 a² है। तो टोटल हो गया हमारे पास gm/9 a²। यहाँ पे जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए था, सबसे पहला कंसेप्ट इन्होंने क्या पूछा है आपसे कि ई शेल और ई स्फीयर आपको पता होना चाहिए कि शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज होती हैं और शेल की वजह ना और स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, दो इन्होंने दे दिया, पहला स्फीयर है दूसरा शेल है। तो स्फीयर और शेल की वजह से उस पॉइंट पे निकाल के हम एड अप कर लेते हैं। और मेन क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि शेल के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है किसी भी पॉइंट पे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर पसंद भी आया होगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। एस्टेट के लिए या किसी भी अदर स्टेट के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि एस्टेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो इजी नहीं होते हैं। तो ये दूसरे स्टेट के लिए आपका अपर लेवल सेट करते हैं। ठीक है, अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेते हैं और दूसरे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब आप अपनी सेफ बाउंड्री उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, इस पे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू अगर आप मुझे कुछ भी कमेंट करते हैं, मेरी कमियां बताते हैं, मैं उस पर जरूर काम करूंगी और आपके लिए एक अच्छी सीरीज लेके आऊंगी। थैंक यू।